मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। उनकी नजर तो मुसलमानों पर है, मुसलमानों के खाने पीने पर है, मुसलमानों की इबादत गाहों पर है। क्या प्रधानमंत्री मोदी फिर कुछ बड़ा करने वाले हैं? विपक्ष के बयान तो यही इशारा कर रहे हैं। क्योंकि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की नीतियां एंटी मुस्लिम है। वो मुसलमानों के इस वक्फ को भी खत्म कर देना चाहती है। एक बार फिर तारीख मुकर्रर हुई है 5 अगस्त। आज से ठीक 5 साल पहले 5 अगस्त को मोदी ने कश्मीर में धारा 370 हटाकर वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और अब खबर है कि 5 अगस्त की तारीख फिर इतिहास में दर्ज होने वाली है, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद वक्फ की मनमानी गुजरे जमाने की कहानी होने वाली है। सियासी गलियों में शोर है कि सोमवार 5 अगस्त को मोदी सरकार वक्फ के अधिकारों पर कटौती करने के लिए संसद में नया बिल लाने जा रही है। यह बिल वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती वाला बिल है। सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करेगी। वक्फ एक्ट में तकरीबन 40 संशोधन की तैयारी है। अब जिन संपत्तियों पर वक्फ दावा करेगा उसका वेरिफिकेशन होगा। किसी पार्टी को लेकर वक्फ बोर्ड और किसी शख्स के बीच विवाद चल रहा है तो उसका भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों की भी जांच होगी। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश भर में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं। केंद्र सरकार के सेंट्रल वक्फ काउंसिल इन सभी को मैनेज करने का काम करते हैं और इनमें तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। इन सभी के मुख्यालय दिल्ली के अंदर मौजूद है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन बड़े सवाल वक्फ बोर्ड के उस अधिकार को लेकर उठते रहे हैं जिसमें वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी की जांच कर सकता है और अगर वक्फ बोर्ड उस पर अपना दावा पेश करता है तो उसे पलटना मुश्किल हो जाता है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में यह भी कहा गया है कि बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लिहाजा वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर चाबुक चलने की खबर के बाद सियासत के सभी सूरमा मैदान में उतर आए हैं। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। अब सवाल यह है कि आखिर वक्फ अधिनियम में बदलाव की जरूरत क्यों है? असल में मौजूदा कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने का अधिकार है और आरोप यह है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर देता है। इसके बाद उस संपत्ति को वापस लेने के लिए जमीन के मालिक को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। आरोप यह भी है कि वक्फ कई सरकारी संपत्तियों पर भी अपना दावा कर देता है। जमीन हड़पने के लिए वक्फ बोर्ड अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। अभी वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। वक्फ की ये संपत्तियां 9.4 लाख एकड़ में फैली हैं। यही वजह है कि सरकार बिल लाने की बात कर रही है जिससे जमीन संबंधी विवादों को सुलझाया जा सके, लेकिन हर बार की तरह इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। आरोप मुसलमानों के संवैधानिक हक को छीनने का लगाया जा रहा है। अभी बजट आया, बजट में किसी को कुछ नहीं मिला। महंगाई जो की तो है, बेरोजगारी है, इस पर कोई बात नहीं, बस सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। इसलिए मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि मुसलमानों, अपने वक्फ को बचाने के लिए, अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से, जो संविधान ने हमें इजाज़त दी है उस तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराना पड़ेगा
किसान आए, उन्होंने आंदोलन किया, बिल वापस हो गए। अगर हम भी संवैधानिक तरीके से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, ये बिल हमारे खिलाफ आते रहेंगे। इसलिए संवैधानिक तरीके से बगैर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए हमें इन बिलों की मुखालफत करनी पड़ेगी, नहीं तो और भी ज्यादा बिल, इससे सख्त बिल हमारे खिलाफ आ सकते हैं। चूंकि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की नीतियां एंटी मुस्लिम है, वो मुसलमानों के इस वक्फ को भी खत्म कर देना चाहती है। यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं और यहाँ बीजेपी सरकार वक्फ पे बुलडोजर चला देना चाहती है। मैं ये भी कहूंगा, इस वक्त देखना है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। उनको चाहिए कि इस कानून को रोकें। सुना आपने 1995 और 2013 में वक्फ एक्ट में संशोधन कर वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देने वाली कांग्रेस भी अब बिल के विरोध में आवाज उठा रही। हालांकि सच्चाई ये भी है कि सेना और रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। सेना के पास 18 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे के पास करीब 12 लाख एकड़ जमीन है, वहीं वक्फ बोर्ड का करीब 9.5 लाख एकड़ जमीन पर कब्जा है। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ की जमीन है। साल 2009 में यह 4 लाख एकड़ की थी, जो कुछ ही समय में दोगुनी हो गई। इन जमीनों पर अधिकतर मदरसा, मस्जिदें और कब्रगाह हैं। अल्पसंख्यक विभाग ने 2022 में लोकसभा में यह जानकारी दी थी कि वक्फ बोर्ड के पास 8,65,000 से ज्यादा अचल संपत्तियां थीं। वक्फ बोर्ड इस वक्त देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। अब आंकड़ों के जरिए देखिए कि कैसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई। साल 2006 में वक्फ के नाम लगभग 5 लाख पंजीकृत संपत्तियां और करीब 6 लाख एकड़ की जमीन थी, लेकिन साल 2020 आते आते वक्फ के नाम पंजीकृत संपत्तियों की संख्या बढ़कर 6.16 लाख हो गई। 4 साल बाद ही ये बढ़कर 8.7 लाख हो गई, जबकि जमीन लगभग 9.5 लाख एकड़ तक पहुंच गई। सवाल यही है कि वक्फ की संपत्ति सुरसा के मुंह की तरह कैसे बढ़ती चली गई। इसका बिल का स्वागत करेंगे अगर ये बिल आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मिलाकर पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे, आप पहले शासन के हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे। उनकी नज़र तो मुसलमानों पर है, मुसलमानों के खाने पीने पर है, मुसलमानों की इबादत गाहों पर है। तो मुसलमानों की जो बुजुर्गों ने जो ये वक्फ अलल खैर अलल औलाद कर रखी है, उसको किस तरीके से उनको तबाह किया जाए ताकि उनकी आइडेंटिटी को ख़त्म किया जाए, उस पर उनकी निगाहें हैं। उसी से मिलता जुलता कुछ इस ड्राफ्ट में होगा, जब आएगा तो उसकी सही मायने में जो है प्रतिक्रिया दी जाएगी। वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8,65,646 संपत्तियां पंजीकृत हैं। इनमें से 80,000 से ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास केवल बंगाल में है। इसके बाद पंजाब में वक्फ बोर्ड के पास 70,994, तमिलनाडु में 65,945 और कर्नाटक में 61,195 संपत्तियां हैं। देश के अन्य राज्यों में भी इस संस्थान के पास बड़ी संख्या में संपत्ति है। असल में वक्फ पर आरोप लगता रहा है कि वो कब किस जमीन पर दावा ठोक दे ये कहा नहीं जा सकता। वक्फ पर संपत्ति पर कब्जा करने के कहां और किस तरह के आरोप हैं ये भी देखिए। तमिलनाडु, यहाँ 95% हिंदू आबादी वाले गांव तिरुचेंतुरई गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बता चुका है। गांव में मौजूद 1500 साल पुराने मंदिर पर भी वक्फ अपना दावा ठोक चुका है। दिल्ली के महरौली इलाके में बोर्ड ने 7 बीघा जमीन पर दावा किया, जबकि लोगों का दावा है कि वो जमीन डीडीए की है। सिर्फ 5 साल पहले वहां मस्जिद बनी।
इसी तरह वक्फ पर अलीगढ़ के मशहूर मीरा बाबा मठ की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने का आरोप है। हैदराबाद में भी 5 स्टार होटल मैरियट को वक्फ ने अपनी जागीर घोषित कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट के दखल के बाद बोर्ड को जमीन वापस करनी पड़ी। इसी तरह छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नगर निगम की 3 एकड़ जमीन को भी वक्फ पर हड़पने का आरोप है। अक्सर वक्फ बोर्ड पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वक्फ बोर्ड देश में किसी भी कब्रिस्तान की अगर घेरेबंदी करता है तो उसके आसपास की जमीन को अपनी संपत्ति बना लेता है। कुछ इसी तरह मजार के आसपास की संपत्ति भी वक्फ बोर्ड की हो जाती है। उसकी वजह है 1995 का वक्फ एक्ट, जो वक्फ बोर्ड को ये ताकत देता है कि अगर कोई जमीन उसे अपनी संपत्ति लगती है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि उसी जमीन के दूसरे मालिक की है जो उस पर दावा कर रहा है, और उसे ये साबित करना होगा कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति क्यों नहीं है। 1995 का कानून ये जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है? अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। कौन नहीं जानता है कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं होता। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाता है क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना। वक्फ की धोखेधड़ियों की खबर आने से मीडिया में सवाल अक्सर उठता रहता है। असल में वक्फ बोर्ड के पास इतने असीमित अधिकार हैं कि उसे कोई जल्दी चुनौती नहीं दे पाता। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दिया गया तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब आप वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे में अगर वक्फ जाकर किसी की संपत्ति पर दावा ठोक दे तो लोगों को दर दर भटकना पड़ता है, जबकि बाकी धर्मों से संबंधित मामले आराम से सिविल कोर्ट में सुन लिए जाते हैं। भारत में वक्फ एक्ट नेहरू सरकार के अंदर 1954 में शुरू हुआ, जिसके बाद 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसके बाद 1995 में इस एक्ट के अंदर संशोधन किया गया, जिसके बाद हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर वक्फ बोर्डों के गठन को लेकर अनुमति प्रदान की गई थी। हालांकि साल 2013 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने इसके अंदर और भी ज्यादा संशोधन किए और वक्फ को असीमित शक्तियों का स्वामी बना दिया। मनमोहन सरकार ने तो साल 2014 में चुनावी आचार संहिता लागू होने से ठीक एक दिन पहले दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टी वक्फ के हवाले करने पर मुहर लगा दी। इसमें 61 संपत्तियां भूमि और विकास कार्यालय यानी LNDO, जबकि बाकी 62 संपत्तियां दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA के स्वामित्व में आती थीं, जिसे मोदी सरकार ने आने के बाद फरवरी 2023 में पलटा। अब सरकार वक्फ की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। अब वक्फ की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए बिल लाने की बात कही जा रही है, तो सियासत का नया दौर शुरू हो गया है। अब अगर केंद्र सरकार कोई ऐसा मसौदा तैयार कर रही है, अगर उसमें कुछ हस्तक्षेप करना चाहती है, वक्फ की लैंड में वक्फ के एक्ट में अमेंड करके अगर भारत की सरकार अपना हिस्सा लेना चाहती है, अपना अधिकार जमाना चाहती है, तो वो गलत है, उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, वो नियम के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड के पर कतरना असल में इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि विरोधी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर इसे प्रचारित प्रसारित करेंगे। विरोध की आग विदेश तक भी पहुंचेगी, लेकिन मोदी सरकार ने हमेशा की तरह सारा होमवर्क पहले ही निपटा लिया है। मोदी सरकार ने हर उस काम को बखूबी अंजाम दिया है जिसे कभी नामुमकिन कहा जाता था। मसलन कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का मसला ही ले लीजिए। कश्मीर से धारा 370 भी खत्म हुई और आज वहां अमन चैन भी है। 2019 के बाद जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर घाटी के अंदर टूरिज्म सेक्टर को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है और अब तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर घूमने के लिए आए हैं। मैं इस समय डल लेक के ठीक सामने हूं और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि इस समय भी पर्यटकों की एक अच्छी खासी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है और कश्मीर की मशहूर शिकारा नाव में बैठकर ये पर्यटक अब जो डल लेक के खूबसूरत नज़ारे हैं उनका मजा लेंगे।
जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद वहां क्या कुछ बदला, ये भी देख लीजिए। पत्थरबाजी में 99% कमी आई, सुरक्षा कर्मियों की शहादत के मामले 56% कम हुए, आतंकियों की भर्ती 23% कम हो गई, अलगाववादियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल में 86% की कमी आई है, आतंकी घटनाएं भी 32% कम हो गई हैं, हथियारों की बरामदगी भी 77% कम हो गई, वहीं निवेश 70,000 करोड़ रुपयों का हुआ, जीएसटी कलेक्शन 127% बढ़ा है। ये सारे आंकड़े मोदी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति का सबूत देते हैं। इसे संयोग कहिए या प्रयोग, एक बार फिर मोदी सरकार मजबूत इच्छा शक्ति दिखाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक तारीख 5 अगस्त है, मिशन है वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।